नवोदय क्रांति परिवार के सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुनीता सैनी, मंडल मोटिवेटर हरियाणा से आज के ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में आप सबका स्वागत करती हूं। और आज के सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको आने वाले 5 दिवसीय प्रकाश के महा उत्सव दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी प्रभु से यह प्रार्थना है कि यह त्योहार आपके जीवन में उजाला लेकर आए। आज जो शुभकामनाएं दीपावली की मैं आपको मौखिक रूप से दे रही हूँ, उसको मैं मौखिक के साथ साथ लिखित रूप में भी देना चाहती हूँ। मैं आपके लिए ये शुभकामना संदेश लेके आई हूँ। हैप्पी दिवाली। मेरी ओर से मेरे सभी साथियों को हैप्पी दिवाली। अब मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप जब ये ट्रेनिंग सेशन देखें तो आप अपने आप को शिक्षक के स्थान पर 6th, 7th और 8th क्लास के विद्यार्थी समझने का प्रयास करें। उन्हीं की भांति अपने अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करें, तो शायद मैं आज के टॉपिक को बेहतर ढंग से कर पाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं शुभकामनाओं के साथ। आप सबका जीवन महके फूलों जैसा, हर दिन गौरवशाली हो, सुख के मोती इतने बरसे, कभी ना दामन खाली हो। है ये दुआ मेरी कि आपके होली जैसे दिन हो, आपके होली जैसे दिन हो आपके, और हर रात दिवाली हो, और हर रात दिवाली हो। क्लास में जब हम कोई त्योहार आने वाला होता है, उन दिनों जब हम जाते हैं तो बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेरीज होती हैं त्योहार के बारे में जानने के लिए, और त्योहार पर कुछ विशेष करने की भी उनमें रुचि भी होती है, जिज्ञासा भी होती है, उत्सुकता भी होती है और उत्साह भी होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज के टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको ये कार्ड दिखाया, दिवाली की शुभकामना वाला ये जो संदेश है, हम अपने बच्चों से इसे बनवाएं। और मजे की बात यह है कि इसको बनाने के लिए आपको किसी पेन, पेंसिल, स्केच कलर या वैक्स कलर किसी की जरूरत नहीं होगी। करना क्या है इसके लिए, आपको चाहिए ये हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कॉटन, पानी डाल के इसका पेस्ट बना लें, और जिस पर आपने अपना शुभकामना संदेश लिखना है वो ऐसी एक शीट ले लें। पेस्ट जो है, हल्दी का पेस्ट, इसके सारे सरफेस पर एक साथ कर दें और सुखा लें इसे। सूखने के बाद जब येलो कलर प्रॉपर हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, कोई भी एक स्टिक लेंगे इस तरह की, जैसे ये मैंने ईयरबड लिया हुआ है, कोई और भी आप ले सकते हो, या पेंटिंग का बारीक सा ब्रश ले सकते हैं। और ये मेरे पास लिक्विड है, हैंड वॉश लिक्विड है वैसे एक्चुअली ये। आप कोई डिश वॉशर भी ले सकते हैं, कोई सोप सोल्यूशन ले सकते हैं, शैम्पू ले सकते हैं, कुछ भी इस तरह का। आप जब उसमें इसको डिप करेंगे और डिप करने के बाद जब इस शीट पर इस तरह से कुछ भी निशान लगाएंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। जब आप बच्चों से ये सब करवाएंगे तो बच्चों के मन में बहुत ज्यादा जिज्ञासा उत्पन्न होगी, बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होंगे कि ऐसा क्या हुआ, ये जादू कैसे हुआ। तब हम उनको अपना जो सिखाना चाहते हैं, जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उसके लिए काम कर सकते हैं। हम उन्हें बताएंगे कि अगर आप इसके ऊपर इस सॉल्यूशन के अलावा कोई सिंपल पानी ले लें, उससे करने का प्रयास करें, तो ये रेड कलर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है उसमें कुछ ऐसा विशेष है जो हल्दी के रंग को लाल करता है। दूसरा उदाहरण है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे कपड़ों पर सब्जी का दाग अगर लग जाए, उसे साफ करने के उद्देश्य से जब हम उसके ऊपर सोप लगाते हैं तो वो दाग जो है वो रेड हो जाता है।
अब हम बच्चों को बताएंगे कि ये जो सॉल्यूशन है, सॉफ्ट सॉल्यूशन, इसमें कुछ विशेष होता है और उस विशेष का नाम है क्षार, बेस। क्षार या बेस के बारे में आगे जानकारी देने से पहले मेरे पास ये कुछ चीजें हैं। टमाटर, सेब, नींबू और आंवला, और साथ में ये खीरा। हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि ये जो सब चीजें हैं, आपने क्या इनको देखा है, क्या इनको खाया है, इनका स्वाद कैसा होता है? जाहिर सी बात है, सभी बच्चों, कॉमन चीजें हैं, दैनिक जीवन में काम आने वाली। सभी बच्चे बताएंगे कि इन सभी चीजों में ये जो इस साइड वाली चीजें हैं, इनका टेस्ट खट्टा होता है और खीरा जो है वो कड़वा होता है। अब हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को आगे लेके जाएंगे कि अगर ऐसे फल जो खट्टे होते हैं, जैसे कि नींबू है या आंवला है, सेब है, टमाटर है, उनमें कुछ विशेष होता है और उस विशेष का नाम है अम्ल। अब 7th स्टैंडर्ड में, 7th क्लास में एक चैप्टर दिया हुआ है विज्ञान में, अम्ल व क्षार। तो हम जो है आज उसी के बारे में बात करेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपनी बात को डायरेक्ट बच्चों से ना बताएं। हम बच्चों से ये जानने का प्रयास करें कि जो हम उनको आज बताने वाले हैं उसके बारे में बच्चे पहले से कितना कुछ जानते हैं। जब हम उनको पूर्व ज्ञान के साथ संबंध उनका बना देंगे, तब हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव काफी हद तक पूरा हो जाएगा। अम्ल और क्षार, ये अब हमें अपने बच्चों को उनकी पहचान करवानी है। सबसे पहला, फलों को या जो भी चीज मैं लेके आई हूं उनको दिखा के मैं बच्चों को बता सकती हूँ कि जो अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार है वो स्वाद में कड़वे हो सकते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल है, क्षार के खीरा है और सोप सॉल्यूशन है कि जब हम नहाते हैं या शैम्पू से अपने बाल धोते हैं, तो अगर हमारे मुंह के अंदर वो सोप सॉल्यूशन, वो साबुन का पानी चला जाए तो हमें कैसा स्वाद आता है, उसका कैसा लगता है कि हमारा मुंह जो है, बच्चे बता देंगे तुरंत कि अंदर तक कड़वाहट भर जाती है। तो एक चीज क्लियर हो जाएगी कि अम्ल जो है वो खट्टे होते हैं और क्षार जो है वो कड़वे होते हैं। अब ये तो उन चीजों के बारे में है जिन चीजों को बच्चे टेस्ट कर सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम हर पदार्थ को टेस्ट करके ये पहचान नहीं कर सकते भी ये अम्ल है या ये क्षार है। तो उसके लिए कुछ टेस्ट हैं। सबसे पहले, ये मेरे पास ये गुड़हल का फूल है, चाइना रोज, हिबिस्कस। ये मैंने इन गुड़हल के फूलों का एक्सट्रैक्ट बनाया है, कस जिसको बोलते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूंगी ये है मेरे पास लेमन जूस, नींबू का पानी। इसमें हम डालेंगे ये गुड़हल का थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट जूस। अब देखिए आप, ये था हमारा लेमन जूस का कलर और ये है हमारा लेमन जूस में डाला हुआ एक्सट्रैक्ट गुड़हल के फूलों का कलर जो है वो पिंक आ गया। तो पिंक कलर की जो अपीयरेंस है, पिंक कलर का जो आना है, वो ये दर्शाता है कि इसमें हमने क्या डाला था, अम्ल डाला था। ये गुड़हल का जो फूल है ये हमारा सूचक है अम्ल और क्षार की पहचान के लिए, और इसे हम प्राकृतिक सूचक भी कह सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। तो एक नेचुरल इंडिकेटर हमारा गुड़हल का फूल हो गया जो हमें बताएगा अम्ल के बारे में, और दूसरा हमारा नेचुरल इंडिकेटर हो गया
टर्मरिक, हल्दी, जो हमें बताएगा क्षार के बारे में। ये जो टेस्ट है, इसके अलावा हमारे पास 2 तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक ब्लू और एक रेड। ब्लू और रेड लिटमस पेपर से हम पक्के तौर पर, निश्चित तौर पर पहचान कर सकते हैं अगर बाय चांस हमारे पास और कोई नेचुरल इंडिकेटर ना हो तो। इसके लिए हमने क्या किया, रेड लिटमस और ये है हमारा ब्लू लिटमस पेपर। अभी मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास ये लेमन जूस है, ये लेमन जूस है, और ये मेरे पास हैंड वॉश सॉल्यूशन है। लेकिन बच्चों को नहीं पता, अभी बच्चों को नहीं पता ये कि क्या लिया हुआ है मैंने। इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों में हम दोनों तरह के लिटमस पेपर डालेंगे। ये देखिए आप कि जो रेड लिटमस पेपर है वो एक सॉल्यूशन में जाते ही ये हमारा ब्लू रंग का हो गया, लेकिन जो ब्लू लिटमस था उसका इस सॉल्यूशन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम दूसरे का टेस्ट करते हैं। ये देखिए, ये जो कलर चेंज हुआ है इसका अर्थ ये है कि जो लाल और नीला लिटमस पेपर है उसके ऊपर अम्ल और क्षार अलग अलग तरह से प्रभाव डालते हैं। अब हम बच्चों को बताएंगे कि जो रेड लिटमस है वो जब क्षार में डाला जाता है तो वो नीला हो जाता है, और जो अम्ल है वो जब रेड लिटमस को जब क्षार में डालते हैं तो वो नीला हो जाता है, और नीले लिटमस को जब अम्ल में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है। ये इंडिकेटर हो गया, लिटमस के द्वारा अम्ल और क्षारों की पहचान होगी। अगर आप उनको थ्योरेटिकली बताने की कोशिश करेंगे, ये कितना भी आप क्रैमिंग करवाइए वो याद नहीं रख पाएंगे, वो एग्जाम में हमेशा उल्टा कर जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से उनको दिखाएंगे, लिटमस पेपर उनके हाथ में देंगे और लेमन जूस या विनेगर, सिरका या सोप सॉल्यूशन या गुड़हल का एक्सट्रैक्ट, ये सब चीज़ें जब आप देंगे और उससे टेस्ट करवाएंगे, वो कंफर्मेटरी टेस्ट भी होगा और बच्चों के दिमाग में जो है वो छप जाएगा बिल्कुल, और उन्हें हमेशा के लिए स्मरण रहेगा। ये थी एक्टिविटीज अम्ल और क्षारों के बारे में। अब हम बात करते हैं, हम बच्चों से कई बार ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि जैसे 10th क्लास में है ये जो हमारा पाचन तंत्र है, जब हम वो उन बच्चों को बताते हैं उसके बारे में, तो हम उन्हें बताते हैं कि हमारे आमाशय में, हमारे पेट में अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत कम मात्रा में होता है वो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें अचानक से पेट में दर्द होने लग जाता है या जलन होने लग जाती है, और वो जलन बढ़ते बढ़ते हमारे गले तक पहुंच जाती है। तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं, आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो कॉमन हो गई हैं, जैसे कि इनो का प्रयोग। तो बच्चे बता सकते हैं कि जी जब ऐसे होता है तो हमारे घर में जब ऐसे हुआ था तो जी हमने तो इनो ले लिया और इनो से दर्द जो है वो कम हो गया या जो जलन थी वो खत्म हो गई। तब यहाँ से आगे हम बढ़ सकते हैं कि ऐसा आपने क्या लिया, इनो में ऐसा क्या था कि उसने आपकी जलन को खत्म कर दिया, आपके दर्द को कम कर दिया। तब हम बच्चों को बता सकते हैं कि आपके आमाशय में, आपके पेट में जो अम्ल था, हम उस अम्ल को बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन उसकी मात्रा को हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं कि अगर हम उस व्यक्ति को जिसमें अम्ल की मात्रा बढ़ी हुई है उसे हम क्षार दे दें, और इनो जो है वो एक किस्म से क्षार है।
या डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो कोई पीने की दवाई देते हैं तो वो भी क्षार देते हैं। अब जब अम्ल में क्षार मिलाया जाता है तो वो जो सोल्यूशन आगे बनता है क्रिया होने के बाद, उसके जो क्वालिटीज हैं, उसके जो गुण हैं, वो ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते हैं। आप सब जानते हैं वो उदासीनीकरण क्रिया होती है, उदासीन हो जाता है हमारा मिश्रण जो बना। तो व्यक्ति जो अति अम्लता से पीड़ित है, जिसमें एसिडिटी बढ़ चुकी है, अम्ल बढ़ चुका है, तो उसको राहत मिलती है बेस लेने से। हमारे जो खाना पीना है उसके दौरान अगर एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम इनो या इस तरह की कोई दवाई लेकर के उसको ठीक कर सकते हैं। जो हमारे किसान भाई है, जो उनकी जो मिट्टी है, कई बार वो अम्लीय मिट्टी होती है या क्षारीय मिट्टी होती है। अब फसलें उनको यदि उनसे अच्छी लेनी है तो उसके लिए वो पहले अपनी मिट्टी को ठीक करते हैं, उसका टेस्ट कराते हैं कि यदि अम्लीय मिट्टी है तो वो कुछ ऐसा मिलाते हैं जिसमें क्षार की मात्रा होती है, क्षारीय मिट्टी है तो उसमें वो कुछ ऐसा मिलाते हैं जिसमें कुछ अम्ल की मात्रा होती है, जिससे कि वो जो क्वालिटी है वो बैलेंस हो जाए और फसल उनकी प्रॉपर। तो ये थी कुछ बातें अम्ल और क्षारों के बारे में। अभी इसके लिए मैं गुड़हल के फूल लेके आई तो मुझे ध्यान आया कि एक और टॉपिक हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं फूलों की सहायता से। ये बहुत छोटी क्लासेस से शुरू हो जाता है और 10th तक जाता है। लगभग हर क्लास में किसी ना किसी लेवल पर ये मौजूद है। मेरे हाथ में ये गुड़हल का फूल है। हमने छोटी क्लासेस में बताया हुआ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। धीरे धीरे हम 7th तक जब पहुंचते हैं तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर आ जाता है। फूल जो है वो पौधे का जनन भाग होता है। अभी मैं आपको सिर्फ ये थ्योरेटिकली बता रही हूँ। आप जब बच्चों को बताएंगे तो जैसे मेरे हाथ में गुड़हल का फूल है, हर बच्चे के हाथ में फूल हो, प्रैक्टिकली जो आप उसको बताओगे वो उसको हमेशा याद रहेगा। ये गुड़हल के फूल में हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसकी डंडी है, ये बाहर जो ग्रीन आपको पत्तियां नजर आ रही है, ये बाह्य दल है, सेपल्स भी बोलते हैं इनको। ये जो कलर्ड है ये पेटल्स, पंखुड़ियां, सबसे आकर्षक भाग फूल का। इसी आकर्षक भाग की ओर तितलियां, हमारे कीट भंवरे सब आकर्षित होते हैं और परागण क्रिया होती है। उसके बाद इसके अंदर जनन अंग होते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। अब इसमें देखिए आप, ये जो सेंटर में है ये है गाइनोशियम और इसके ऊपर ये जो धागे की तरह संरचनाएं दिखाई दे रही हैं आपको, ये है पुंकेसर। और पुंकेसर के अगर हम थोड़ा सा और बारीकी से इसको देखें तो इसमें भी आपको कुछ और नजर आएगा। और यदि आप उसको इस तरह से हाथ से ऐसे मसले तो पाउडर आपके हाथ पे लग जाएगा। वो है हमारे पराग कण जो पुंकेसर के अंदर होते हैं। ये पराग कण यहां से निकलेंगे और ये जो बीच में स्त्रीकेसर है, एंड्रोशियम है, इसके यहाँ पीक पर यहाँ पहुंचेंगे और यहां से फिर वो इसके अंदर ट्यूब बनाते हुए इसके अंदर आ जाएंगे। क्योंकि परागण क्रिया के बाद निषेचन क्रिया है, निषेचन क्रिया भी सिलेबस में है, उसके बारे में भी हमें बच्चों को बताना है। तो बताने का बेहतर तरीका फूल उनके हाथ में देकर मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से बताया जा सकता है। यदि आप कितना भी बढ़िया डायग्राम आप बोर्ड पे बनाएं या बच्चों को बनाने के लिए दे तो वो अपनी जगह ठीक है, बहुत बढ़िया एक्टिविटी है। लेकिन इस तरह से आप उनको दे करके फ्लावर और उनको ये कहें कि इसे देख करके आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ करें, इसके बारे में लिखें, अपनी भाषा में लिखें कि परागण क्रिया कैसे होती है, निषेचन क्रिया कैसे होती है, या फूल के भाग कौन कौन से हैं। तो मैं नहीं समझती कि बच्चे जो है वो कभी भूलेंगे इस बात को। अब सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि जब हम क्लास में जा रहे हैं और कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते, हम चाहते हैं उनको कुछ ऐसा करवाएं कि उनकी नॉलेज बढ़ जाए या उनको वो सीखने को बहुत कुछ मिले, और हमारे पास वेल एस्टेब्लिश लैब नहीं होती है तो हम जो है रोने लगते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो ऐसे सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वो अपने आसपास से अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही TLM बना करके साइंस में यूज करें। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही फोकस ना करें कि आपके पास फलां चीज होगी तो आप फलां एक्टिविटी दिखाएंगे, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। मेरा ये सुझाव है और मेरा ये मानना भी है।
जैसे कि अभी हमने अमल और इशारों के बारे में बात की, और उसके लिए फूल आए थे तो हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में भी बात की। अब मैं आगे चलूंगी। मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती सब जगह आसानी से मिल जाती है। आप बच्चों से मंगवाएं कि आप जब आए आज स्कूल में, कल जब आप स्कूल आओगे तो एक एक कैंडल आप सभी बच्चे लेके आएंगे। जब बच्चा कैंडल ले आएगा तब आपने क्या करना है, उस कैंडल को जलाना है, जलवाना है और उसके सामने उसको रखवाना है। ठीक है जी। कैंडल जो है बहुत बढ़िया टीएलएम है। 8th क्लास में एक चैप्टर है दहन और ज्वाला से संबंधित। हम बच्चे को बताना चाह रहे हैं कि दहन क्या होता है, ज्वाला से क्या अर्थ है, किस किस की ज्वाला होती है, किसकी नहीं होती है, ये सब बताना चाह रहे हैं। हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है। अब उनको पूरा करना है। पूरा करने के लिए हमें क्या करना है, बस कैंडल को जलाइए, आप बच्चे के सामने रखिए। बच्चे को सिर्फ आपने बच्चे को ये बोलना है कि आपको कैंडल की जो फ्लेम है, जो ज्वाला है, इसे देखना है, इसको ऑब्जर्व करना है। जैसा आप देख रहे हो वैसा ही आपको कॉपी पे ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद आप बच्चे को कोई ग्लास रोड कुछ भी उसे दें और उसको ये कहें कि वो फ्लेम के किसी भी हिस्से में इस तरह से डालें और देखे कहाँ ये काली होती है, कहाँ ये जलती है, कहाँ ये आग पकड़ती है और कहाँ आग नहीं पकड़ती। जब बच्चा खुद ये सब करेगा तो वो ये समझ जाएगा कि सारी की सारी जो ज्वाला है वो एक जैसी नहीं है। इस ज्वाला के कई भाग हैं। अब हम उस बच्चे को जानकारी दे सकते हैं, उसको इलेबोरेट कर सकते हैं कि भाई एक पूर्ण दहन मंडल है, एक अपूर्ण दहन मंडल है। तो इस तरह से हम मोमबत्ती की ज्वाला के भागों का अध्ययन उसको करवा सकते हैं। यानी बच्चा जो है खुद ही अपने आप उसको कर लेगा। हम उसे कुछ नहीं करवा रहे हैं, हम तो केवल एक फैसिलिटेटर का काम कर रहे हैं। उसको कुछ एक रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको कुछ सुविधाएं ऐसी देने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर जा करके वो जिन सुविधाओं को अपना करके वो अपने आप अपना ज्ञानवर्धन कर सकता है। तो मोमबत्ती की ज्वाला के भागों का वर्णन हम वो अच्छे से कर लेगा और वो ये भी बता देगा कि ज्वाला के किस भाग में काजल बनता है और किस भाग में सबसे ज्यादा तापमान होने के कारण चीजें गर्म होती है। और एक इसका ऐसा मंडल भी होता है जिसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, जहां पर यदि आप कोई चीज लेके जाएंगे तो वो आग नहीं पकड़ेगी। तो इस तरह से हम मोमबत्ती की ज्वाला के भागों का अध्ययन उसको करा सकते हैं। वो जब अपनी कॉपी पे ड्रॉ करेगा, एक एक उसके जोन को अच्छे से समझ लेगा, हमेशा याद रखेगा, कभी नहीं भूलेगा। जब भी वो भविष्य में जब भी वो मोमबत्ती जलाएगा वो हमेशा ही उसके जोन को, सभी जोन्स को, सभी जो उसके मंडल हैं उनको देखने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से विज्ञान को हम उसके दैनिक जीवन के साथ जोड़ देंगे। हम विज्ञान उसके लिए ऐसा हवा नहीं बनाएंगे कि भाई किताब है उसमें इतने लेसन दिए हुए हैं, उनके पीछे इतनी एक्सरसाइज दी हुई है, वो क्वेश्चन याद करने हैं, एग्जाम में लिखने हैं, फिर मार्क्स आएंगे, फिर पोजीशन आएगी और फिर आप क्लास पास करोगे। नहीं, विज्ञान ये नहीं है। विज्ञान वो है जो वो बच्चा अपने दैनिक जीवन में महसूस करता है कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है। जब उसमें क्यों या कैसे इस तरह के क्वेश्चंस उठने शुरू हो जाते हैं, वो जब ये बातें सोचने लगता है तो आप सोचिए कि शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका सार्थक हो चुकी है। बच्चा खुद आके पूछे, जी आज मैंने ये देखा था, ये कैसे हुआ। तब आप उसकी जिज्ञासा शांत करने का प्रयास कीजिए। और तब भी मेरा ये सुझाव है, तब भी आप कुछ ऐसा ढूंढिए कि आप उसको करके ना दिखाएं, आप उसको थ्योरेटिकली ना बताएं, कुछ ऐसा प्रयास करें कि वो खुद करे, गलतियां करे बार बार
और फिर आप धीरे धीरे एक एक स्टेप वो गलतियों को सुधारता चला जाए और लास्ट में उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम से क्लियर हो जाए, उसकी जो अवधारणाएं हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अभी एक और एक्टिविटी है मेरे पास और मैं जरूर चाहूंगी कि मैं उसको दिखाऊं आपको। थोड़ा समय लग रहा है इसमें, लेकिन हम होंगे कामयाब। ये देखिए, आप क्लास में बच्चों के सामने ये एक्टिविटी कीजिए। निश्चित रूप से बच्चे जो हैं वो जादू देखने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपकी क्लास में बिना किसी प्रयास के एकदम ऐसा शांत वातावरण होगा कि बच्चे सीखने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। अब आपने बताना कुछ नहीं है उनको, सिर्फ आपको ये करके दिखाना है। अब बारी है आपकी बच्चों से प्रश्न पूछने की कि बताओ कि ये क्या आपको नजर आ रहा है। एक बार तो बच्चे कहेंगे जी मोमबत्ती जल रही है, दोनों तरफ से आपने उसको जलाया हुआ है, बस जल रही है। अच्छा, तो मोमबत्ती जो जल रही है उसको मैंने दोनों तरफ से जलाया हुआ है, आपको कुछ और विशेष बात उसमें नजर आती है? हाँ जी, नजर आती है कि जो मोमबत्ती है वो जैसे सीसा झूला होता है ना, उस तरह से काम कर रही है। ये सीसा झूले की तरह काम कर रही है। अब ये आपने अपने बच्चों को होमवर्क में देना है। आपको क्लियर नहीं करना उनका कॉन्सेप्ट कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको सिर्फ आप बताना है उनको कि ये आज का होमवर्क है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो जलती हुई कैंडल है दोनों तरफ से जल रही है, इसमें सीसा की जो गति है वो क्यों उत्पन्न हो रही है। जब आप बच्चों को ये होमवर्क देंगे तो बच्चे जो है वो कारण जानने का प्रयास करेंगे, आपस में बातें करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, ढूंढेंगे, खोज करने की प्रवृत्ति उनके अंदर जागृत होगी। सीधा सीधा बच्चे को प्रश्न करते हैं, आप उसका सीधा सीधा आंसर दे देते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी को हम खत्म कर देते हैं। एक तरह से जो उनके अंदर का वैज्ञानिक है ना, हम उनकी जो वैज्ञानिक सोच है उसको हम वहीं रोक देते हैं। हम उनको इतनी ज्यादा सुविधा प्रदान कर देते हैं कि बच्चे तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस प्रश्न का तो ये आंसर है, और बता देते हैं उसको। नहीं, मैं जैसा कि मैंने अभी पहले कहा कि फैसिलिटेटर का काम करना है, हम शिक्षक नहीं है, हम फैसिलिटेटर हैं। हमें बच्चों को एक ऐसे रास्ते की ओर लेके जाना है जहां पर चल के वो भविष्य में अपनी सारी क्वेरीज, अपनी सारी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सके। ये जो आप उनको होमवर्क देंगे, जब वो ढूंढेंगे, कुछ कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको ये पता चलेगा बच्चों से। आपको तो पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बच्चे आपको बताने का प्रयास करेंगे जिन्होंने पढ़ा है कि जब हवा गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है,
वो ऊपर की ओर जाती है, उसके दोनों तरफ की जो ठंडी हवा है वो उसका स्थान लेने के लिए उसकी जगह पे आ जाती है, और इस तरह से हवा के मूवमेंट की वजह से ये जो कैंडल है ये इसमें सीसा की गति उत्पन्न होती है। बच्चों के लिए एक बहुत अलग अनुभव होगा ये। कुछ इस तरह की एक्टिविटीज जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, मेरे हिसाब से हमें उनको ढूंढ लेना चाहिए कभी कभी। वैसे तो हमारी टेक्स्ट बुक भरी हुई है एक्टिविटीज की, हम लोग बहुत कम प्रयास करते हैं। मैं ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं करूंगी कि हम में से अधिकतर ऐसा सोच लेते हैं कि सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है, सरल शब्दों में लिखा हुआ है, बस हम बता देंगे, बच्चे को समझ में आ गया, उनसे 2-4 बार पूछ ले, ठीक है बच्चों समझ में आ गया, ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। चॉक एंड टॉक यूज करके हम उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सी बातें, क्योंकि सभी बच्चे जैसे नहीं होते, कुछ बच्चों के दिमाग में रह जाती हैं और वो हेजिटेट करते हैं क्लास में खड़े होकर के पूछने से भी, कि हम खड़े होकर कुछ पूछेंगे तो बाकी के बच्चे हंसने लग जाएंगे, वो कहेंगे लो इसे तो ये भी नहीं आता। ये प्रॉब्लम्स बच्चों में होती हैं, हम उस लेवल से आगे आ चुके हैं इसलिए हमें ये प्रॉब्लम नहीं लगती है, पर उनके लिए ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें अपने आप को उनकी जगह बिठा करके सोचना चाहिए कि यदि मैं यहाँ बैठा होता तो मैं अब क्या सोच रहा होता, बस फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। तो विज्ञान को न पढ़ाएं न सिखाएं, विज्ञान को करवाएं। आज के ट्रेनिंग सेशन में मेरा आप सभी से यही विनम्र अनुरोध है कि आप जो बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच है, बस कुछ ऐसा करें कि वो विकसित हो जाए, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम तभी अचीव कर सकें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। पुनः आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।